चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने ये पढ़ लिया था कि इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्लेन कैसे निकालना है और पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन कैसे निकालना है। तो ये हमने कल टॉपिक पढ़े थे। अब इसमें दो टॉपिक पढ़े हैं बचे हैं, वो आज खत्म करने की कोशिश करते हैं। एक है रेगुलर टेट्राहेड्रन और एक है स्फीयर। ठीक है, तो पहले मैं रेगुलर टेट्राहेड्रन बता देता हूँ। ठीक है, अब जो टेट्राहेड्रन होता है वो पिरामिड के फैमिली में होता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था एओडी में। क्या होता है, उसका बेस एक ट्रायंगल होता है। आप एक पॉइंट आउट ऑफ द प्लेन ले लो और उसके बेस के वर्टिसेस को अगर उससे ज्वाइन कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, एक टेट्राहेड्रन बन जाएगा। जैसे मान लो अपने पास ये एक बेस है जो कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एक पॉइंट आपने आउट ऑफ द प्लेन ले लिया और आपने क्या किया, इसको बाकी जो इसके वर्टिसेस हैं उससे ज्वाइन कर दिया इस टाइप से, तो एक टेट्राहेड्रन बन जाएगा। ठीक है, तो बेस मान लेते हैं, जैसे इसका ए बी सी बेस है और ये डी पॉइंट जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है। तो समझ आ रहा होगा। ठीक है, फ्रंट व्यू इसका देखोगे कुछ तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये जो डॉटेड लाइन है ये बैक साइड पे है। ठीक है, तो क्या हो गया, जो बेस है इसका, मान लो ये जैसे ये वाला इसका बेस है, जो मैं ये डार्क कर रहा हूँ, और ये जो पॉइंट पी आ रहा है आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। तो चार ट्राइंगुलर फेसेस हैं इसमें। ठीक है, और रेगुलर में क्या होगा, सारे इक्विलेटरल हो जाएंगे। तो हम पढ़ेंगे रेगुलर के बारे में ही, तो उसमें क्या होगा, सारे जो फेसेस होंगे वो इक्विलेटरल हो जाएंगे। तो डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी, अ टेट्राहेड्रन in which all the four faces are equilateral is known as regular tetrahedron. ठीक है, तो ऐसा टेट्राहेड्रन जिसके चारों जो भी ट्रायंगल बन रहे हैं उनकी सारी साइड्स बराबर हैं, तो उसको बोलते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रन। तो इसमें अब जैसे मान लो आपके पास ऐसा है कि ये अगर मेरे पास ए वेक्टर है और ये मेरे पास बी वेक्टर है और ये मान लो सी, ए बी सी के हिसाब से बना लेते हैं ना इसको। जैसे मान लो ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है, ये हमारा बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। तो रेगुलर टेट्राहेड्रन के केस में क्या होगा, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी। ठीक है, सिमिलरली ये वाला जो वेक्टर है ये क्या होगा, ये सी है और ये बी माइनस सी होगा, यही आपका मॉड ऑफ बी माइनस सी के बराबर भी आएगा, मतलब क्योंकि इक्विलेटरल बनाना ना आपको तो। ठीक है, ये वाला जो आएगा ये आपका a माइनस सी के बराबर आएगा। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस सी। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस बी। मॉड ऑफ a माइनस बी लिखो, मॉड ऑफ b माइनस सी लिखो, एक ही बात है। तो जो रेगुलर टेट्राहेड्रन होगा उसमें क्या होगा, सारी साइड्स इक्वल होंगी। अब हमें ना कुछ कुछ और चीजें इसकी याद रखनी पड़ेंगी, मतलब इसको याद ही करना है, क्योंकि इस पे ना क्या होता है कि क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं इसके ऊपर भी। तो इनडायरेक्टली भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हाइट निकालो इसकी रेगुलर टेट्राहेड्रन की, ठीक है, एरिया निकालो, ऐसी चीजें पूछता रहता है वो। तो जो सिंपल बेसिक से फॉर्मूले हैं उसी से स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी फॉर्मूले हैं सब इंपॉर्टेंट है, हमें याद करने हैं। तो सबसे पहला है एरिया ऑफ वन फेस ऑफ अ टेट्राहेड्रन विद साइड लेंथ ए। अब ये मान लेते हैं जो हमारा टेट्राहेड्रन है उसकी साइड लेंथ ए यूनिट है। तो हर एक फेस क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 टाइम्स ऑफ फेस के। सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ सरफेस एरिया ऑफ टेट्राहेड्रन
सरफेस एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, अब चार फेस है ना इसके, तो 4 इंटू √3/4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है जी, ये भी क्लियर है, क्लियर है सबको ये तो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन। अच्छा, अब इसकी हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, इसका हाइट का फॉर्मूला आता है √6/3 टाइम्स ऑफ ए। अब ये निकाल लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं इसको। तो मान लो अपने पास कुछ इस टाइप का टेट्राहेड्रन है, ठीक है। तो ये जैसे बेस हो गया, जो बेस है वो एबीसी है, और ये पॉइंट पी जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है, इससे हमने वर्टिसेस को ज्वाइन कर रखा है। अब इस ये रेगुलर है, मतलब इसकी सारी साइड्स की लेंथ ए यूनिट है, ठीक है, सारी साइड्स की लेंथ ए यूनिट है। तो अब क्या होगा, हाइट जो होगी, हाइट कैसे मेजर होती है, इस पॉइंट से इस बेस के सेंट्रोइड को ज्वाइन कर दिया जाता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर सब एक ही पॉइंट पे आएंगे, और वो इसके परपेंडिकुलर भी होगा, क्योंकि ये पॉइंट जस्ट उसके अबव होगा। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो ये कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट क्यू है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट होगा, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन है ना ये, तो इसके परपेंडिकुलर होगा ही, इतना समझ आता ही है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसको बी क्यू को भी ज्वाइन कर दिया, और से सी क्यू को भी ज्वाइन कर दिया, क्योंकि ये इक्विलेटरल है, तो आपको समझ आ रहा है, ये भी परपेंडिकुलर लाइन होगी, क्योंकि सेंट्रोइड से पास करने वाली लाइन जो मीडियन होगी वही ऑल्टीट्यूड बन जाएगा। तो ये लेंथ मेरे पास a/2 आ जाएगी, ठीक है, समझ गए। और ये वाली जो लेंथ है, इसको डी पॉइंट मान लेते हैं, ये भी a/2 आ जाएगी, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला हटा देता हूँ अभी साइड, आप समझ रहे हो, ये टेट्राहेड्रन है। अब मैंने क्या किया, इसका ये जो फ्रंट साइड है वो हट, जो ये वाला सीपी जो एज है इसको हटा दिया है, और मैंने ये पॉइंट पी से इसके सेंट्रोइड को ज्वाइन कर दिया, तो वो ऑल्टीट्यूड है, उसी की हाइट मुझे चाहिए, तो बेसिकली पी क्यू की लेंथ मुझे चाहिए। तो अब ये a/2 है, ये एंगल हम जानते हैं, क्योंकि आपने ये इसको सेंट्रोइड को ज्वाइन कर रखा है, जो कि इन सेंटर भी होगा, तो ये एंगल आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा, और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री आ जाएगा। तो अगर ये ट्राइंगल को मैं देखता हूँ, जो ट्राइंगल है मेरे पास क्यूबीडी ट्राइंगल है, ये एंगल मेरे पास 30 डिग्री हो गया, ये मेरे पास a/2 हो गया, ठीक है। तो ये निकालना है मेरे को, बी क्यू निकालना है, तो बी क्यू को एक्स मान लेता हूँ, तो एक्स कॉस 30 जो होगा मेरे पास, वो a/2 के बराबर आएगा, ठीक है। तो x cos 30 कितना हो जाएगा, x cos 30 sin 60 √3/2 इज इक्वल टू a/2। तो मेरे पास जो x आएगा वो a/√3 आ जाएगा, तो x मेरा किसके बराबर आ जाएगा, a/√3। तो x इज बेसिकली बी क्यू। अब आप ये वाला ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल पीबीक्यू, पीबीक्यू में क्या है कि आपके पास कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा है, जिसमें जो इसकी ये बेस BQ है, BQ तो निकाला आपने, BQ आपका x था, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं इसको। तो BQ आपका क्या था, x था, तो ये आपके पास आ गया a/√3, ये लेंथ a आ गई, ठीक है, और ये आपका हाइट है। तो पाइथागोरस लगा सकते हैं इस पे, तो क्या बोल सकते हैं, h² इज इक्वल टू a² माइनस a²/3, ठीक है। तो h आ जाएगा आपके पास √2/3a², ठीक है, अंडर रूट हटा दिया, तो h आ जाएगा हमारे पास √2/3 टाइम्स ऑफ a। अब हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो h किसके बराबर आ जाएगा, √6/3 टाइम्स ऑफ a। तो ये इसकी हाइट हो गई, समझ आ गया सबको। देखो बड़ा इजी था ये तो। एरिया ऑफ वन फेस तो आपको पता ही है, रेगुलर टेट्राहेड्रन है तो इक्विलेटरल होगा, ठीक है। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4, क्योंकि चार इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो √3 टाइम्स ऑफ a² हो जाएगा। हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन कितनी हो जाएगी, उसमें हमने ये डायग्राम बनाया, उससे क्या किया, ये a/2 हो गया, ये a/2 हो गया, जो BD है वो a/2 हो गया, CD a/2 हो गया, BQ हमने इससे ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लिया, BQ cos 30 इज a/2।
फिर पी क्यू बी ट्राइंगल पे पाइथागोरस लगा दी। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अभी तक क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर कर दो एक बार। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अब मेरे को निकालना है वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ जो टेट्राहेड्रल है वो आपको पता है, क्योंकि ये पिरामिड की फैमिली में आता है, जो कोन से रिलेटेड होता है। तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका वॉल्यूम भी होगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। समझ गए? 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो अब ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी? 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा इस केस में? √3/4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, इंटू हाइट जो है हमने अभी अभी निकाली है, विच इज √6/3 टाइम्स ऑफ ए। समझ आ गया? 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस कितना हो गया? √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू हाइट इज √6/3 इंटू ए। तो अब ये मेरे पास क्या वैल्यू बन जाएगी? 1/3, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, √3/4 ए स्क्वायर इंटू √2 इंटू √3/3 टाइम्स ऑफ ए। तो क्या होगा? ये √3, ये √3, इस 3 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अब, एक तो बन गया √2a³ डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो ये मेरा वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम का भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। अब दो फॉर्मूले और हैं इसके। एक है इन देखो, अब ये जो टेट्राहेड्रल है ये 3D फिगर है, तो एक स्फीयर बनेगा जो इसके सारे सरफेसेस को अंदर से टच कर रहा होगा। ठीक है, एक स्फीयर बनेगा जो इसके सारे फेसेस को अंदर से टच कर रहा होगा। तो वो कुछ ऐसा होगा, उसको इन स्फीयर बोलेंगे ना। जैसे ये टेट्राहेड्रल है हमारा, तो एक स्फीयर होगा जो अंदर से इसको टच कर रहा होगा। ऐसे वो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, आपको समझना पड़ेगा कि जैसे इसके चारों सरफेसेस हैं, तो एक स्फीयर होगा जो इसके चारों सरफेसेस के टेंजेंशियल होगा इन साइड से, तो इसको हम बोलेंगे इन स्फीयर। ठीक है, तो इसका इन रेडियस आता है। मतलब ऐसा नहीं है इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है, मतलब आसानी है ये सारी चीजें, बट आपको स्फीयर आना चाहिए। ठीक है, तो √6/12 टाइम्स ऑफ ए आता है ये। उसको भी फॉर द टाइमिंग याद करना है। ऐसे एक और स्फीयर होगा जो इसके ऐसे बाहर से जाएगा, वो चारों पॉइंट से पास करेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? सरकमस्फेयर। तो ये आएगा हमारे पास √6/4 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, इतना लिख लिया सब लोगों ने? अच्छा, अब हमें दो चीजें और निकालनी है, तो उनको हम प्रॉब्लम की तरह ही करेंगे। कितने प्रॉब्लम हो गए थे हमारे, एक बार बताना चैट बॉक्स में।
ये फॉर्मूले तो सब आपको याद करने हैं, इनको लिख लेना है, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करते हैं वैसे ही याद करना है, ठीक है। मतलब आपको ना, जैसे जब आप जेई एडवांस वगैरह के पेपर लिखोगे ना आगे जाके, तो उसमें क्या होता है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब अगर याद होंगे, टेट्राहेड्रन के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली याद होंगे तो आपको फायदा रहेगा। तो 38 प्रॉब्लम हो गए थे शायद, है ना? 38 प्रॉब्लम हो गए थे। प्रॉब्लम 39 करते हैं हम। ठीक है, तो प्रॉब्लम 39 इज फाइंड द एंगल बिटवीन, find the angle between edge and face not containing that edge of a tetrahedron. Find the angle between the edge, find the angle between edge and face not containing that edge of a tetrahedron. इसका मतलब क्या है? देखो अभी मैं पहले मतलब बता देता हूँ ताकि आप कैलकुलेट करो फिर। मान लो ये जैसे ओ ए बी सी है, ठीक है, तो हमें एंगल निकालना है बिटवीन द एज एंड फेस नॉट कंटेनिंग दैट एज। मतलब एक तो ओ ए हो गया आपका, ठीक है, और एक बी और सी हो गया। तो मतलब एंगल बिटवीन ओ ए वेक्टर एंड प्लेन ओ बी सी। ठीक है, ये आपको निकालना है और इसकी वैल्यू आती है cos अल्फा इज इक्वल टू 1/3। ये इसका रिजल्ट आएगा cos अल्फा इज इक्वल टू 1/3। एक बार ट्राई करो खुद से, फिर मैं बता रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रन का सब याद कर लेने हैं, सारे फॉर्मूले याद कर लेंगे हम लोग। इसका 1/√3 आता है, सॉरी। इसका आंसर ना 1/√3 आएगा। देखो अभी
चलो मैं बताता हूँ। देखो क्या है कि हमारे पास एक मान लेते हैं ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, ये मान लेते हैं ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, ठीक है। तो अब मेरे पास एंगल बिटवीन ओ ए वेक्टर एंड प्लेन बी और सी ओ बी सी निकालना है ना। तो मैंने क्या किया, एक वेक्टर तो ऑब्वियसली ए वेक्टर है ही हमारे पास। अब एक वेक्टर इस प्लेन के ऊपर ले लेते हैं। देखो जब भी आपको, आप ये इसका नॉर्मल के बीच में भी निकाल सकते हो बट उसमें फिर साइन थीटा निकलेगा। तो मैंने क्या किया ना, इस प्लेन के ऊपर, जैसे ये ओबीसी जो प्लेन है इसके ऊपर ये वाला वेक्टर तो आएगा, जैसे ये वाला जो वेक्टर आएगा इसको आप आगे तक एक्सटेंड कर दोगे, बी प्लस सी वेक्टर हो जाएगा ना, उसका डायगोनल बनेगा। तो ये वाला वेक्टर हमारा बी प्लस सी वेक्टर हो गया, समझ रहे हो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एंगल किसके किसके बीच में निकाल रहा हूँ। अगर ए और बी प्लस सी के बीच में एंगल निकाल लेता हूँ तो बात बन जाएगी, क्योंकि हमें एंगल निकालना है ओ ए और ओबीसी प्लेन के बीच में। अब बी प्लस सी उस प्लेन के ऊपर आ रहा है, ओबीसी प्लेन के ऊपर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एंगल किस किस के बीच में निकाल लूंगा, ए और बी प्लस सी के बीच में निकाल लूंगा, ठीक है। तो मैंने लिखा कॉस, इन दोनों के पीछे एंगल को हमने मान लिया है अल्फा, अगर ठीक है, ये अल्फा अगर एंगल है तो कॉस अल्फा जो होगा वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, ए डॉट बी प्लस सी, ठीक है। ये क्या बनेगा, मॉड ए मॉड बी प्लस सी कॉस थीटा, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा मॉड ए और मॉड ऑफ बी प्लस सी से। सबको समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि जैसे ए वेक्टर जो है आपका, इन सबको हम ऐसा मान सकते हैं ना, यूनिट वेक्टर भी तो मान सकते हैं, क्योंकि एंगल अगर आप यूनिट वेक्टर भी मान लोगे तो एंगल तो आपका चेंज होने नहीं वाला। तो आप ऐसा करो कि मॉड ए को भी वन मान लो, मॉड बी को भी वन मान लो और मॉड सी को भी वन मान लो, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमने क्या किया, इसके यूनिट वेक्टर बना लिए हैं। तो आपका बी प्लस सी का जो डायरेक्शन होगा वो तो यहीं पर ही तो आएगा, बी प्लस सी का जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि देखो आप ऐसे सोचो बी और सी का मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर आप यूनिट वेक्टर नहीं भी मानोगे तो क्या होगा, मॉड बी और मॉड सी तो बराबर है, मॉड ए भी बराबर है, तो वो सब कैंसिल आउट ही होंगे, ठीक है। चलो अगर मानना है तो मान सकते हो, नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो नहीं मानते हम, अभी देखना अपने आप ही क्लियर हो जाएगा आपको। अब मेरे को निकालना है मॉड ऑफ बी प्लस सी, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, मॉड बी का होल स्क्वायर मॉड सी का होल स्क्वायर टू बी डॉट सी, ये टर्म आ जाएगी। तो मॉड ऑफ बी प्लस सी का होल स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये ए स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड, चलो मैग्नीट्यूड ए मान लेते हैं ना, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो मॉड ए मॉड बी मॉड सी ए मान लेते हैं। अब ए मान लोगे तब भी कैंसिल हो जाएगा, वन मान लोगे तब भी कैंसिल हो जाएगा, तो जैसे भी मानो आपका आंसर आना ही आना है। तो ये आ जाएगा टू ए स्क्वायर बी डॉट सी क्या आएगा, मॉड बी मॉड सी कॉस सिक्सटी साइन थर्टी हाफ। तो ये हमारे पास क्या आ जा रहा है, बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर आ जा रहा है ये थ्री ए स्क्वायर के बराबर आ जा रहा है। समझ आ गई ये वाली बात, अब देखना आप। अब ये बन गया मेरा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी डिवाइडेड बाय ए इंटू थ्री ए स्क्वायर। तो कॉस अल्फा की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, अब ए डॉट बी किसके बराबर होगा, ए डॉट बी आपके पास हो जाएगा मॉड ए मॉड बी कॉस सिक्सटी। समझ आएगा कैसे। अच्छा ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर था ना यहाँ पे, मैं वही कह रहा था रूट थ्री आ रहा है इसमें ना। ये जैसे बी प्लस सी का होल स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर आया, हमें क्या चाहिए मॉड ऑफ बी प्लस सी, तो मॉड ऑफ बी प्लस सी कितना आ जाएगा, रूट थ्री टाइम्स ऑफ ए आएगा। अब ए डॉट बी हो जाएगा ए इंटू ए कॉस सिक्सटी साइन थर्टी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बाई टू। ऐसे ए डॉट सी क्या आ जाएगा, ए कॉस सिक्सटी अगेन, क्योंकि ए और सी के बीच का एंगल भी 60 डिग्री है, देख रहे हो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, सारे सारे फेस के जो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो ए स्क्वायर बाय टू और ये भी ए स्क्वायर बाय टू, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर बाय टू प्लस ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय रूट थ्री ए स्क्वायर, तो कॉस अल्फा आ गया वन बाय रूट थ्री। और ये हम प्रूव करना चाह रहे थे। तो एंगल बिटवीन द एज एंड फेस नॉट कंटेनिंग दैट एज इज cos इनवर्स ऑफ वन बाय रूट थ्री। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, एक ए वेक्टर मान लिया, एक बी प्लस सी मान लिया, क्योंकि बी प्लस सी ओबीसी प्लेन पर आएगा। तो एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओबीसी प्लेन जो होगा वो एंगल बिटवीन ओ ए एंड बी प्लस सी होगा। तो हमने फिर क्या किया, cos अल्फा इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस सी लगा दिया। बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड मॉड ए के बराबर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये मान लिया कि भाई ये जो है
मॉड ए मॉड बी मॉड सी ए के बराबर है, तो आप यूनिट वेक्टर भी मानते तो वो जैसे ए स्केयर कैंसिल आउट हो रहा है तो ए स्केयर आता नहीं, 1 into 1 आ जाता वहां पे। फिर ए डॉट बी प्लस सी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी प्लस सी करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप कॉस थीटा लिखते हो और एंगल निकालते हो तो ए वन कैप डॉट ए टू कैप करते हो, ठीक है, या ए डॉट बी एक डॉट ए कैप डॉट बी कैप करते हो, तो मैंने ए डॉट बी प्लस सी और इन दोनों कैप बना दिया। फिर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी प्लस सी निकाला। मॉड बी प्लस सी कैसे निकलेगा, होल स्केयर करके निकलेगा, बी स्केयर प्लस सी स्केयर टू बी डॉट सी, बी और सी के बीच का एंगल 60 डिग्री है, cos 60 इज हाफ, तो यहाँ से बी प्लस सी का होल स्केयर 3 स्केयर आ गया, बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √3 है, कैलकुलेशन करी cos अल्फा 1/√3 आ गया। सबको समझ आ गया तो ऑल क्लियर करो एक बार। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अब हमारे पास ये हो गया प्रॉब्लम 39। नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम 40 पे। अब एक और हमें निकालना है, एंगल बिटवीन टू फेसेस ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन। एंगल बिटवीन टू फेसेस फॉर रेगुलर टेट्राहेड्रन। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं ओ ए बी, और कोई भी दो फेस उठा लो ना, ओ ए बी और से ओ बी सी, या ओ ए बी और ओ ए सी, कोई भी दो फेस उठा सकते हो, ओ ए बी और ओ ए सी उठा लेते हैं चलो। ठीक है, तो हमें एंगल बिटवीन टू फेसेस ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन निकालना है, तो इसका आता है cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे मुझे भी हो गया था, एक 1/3 आता है और एक 1/√3 आता है, तो एज और फेस के बीच का एंगल 1/√3 आएगा। ठीक है, और दोनों फेसेस के बीच का एंगल 1/3 आएगा, तो हमें हमें ये निकालना है। ठीक है, तो देखो इसको भी करते हैं। तो अब मेरे पास क्या है, वही जैसे टेट्राहेड्रन है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ओ ए बी और सी है। तो आप ये तो ऑलरेडी जानते ही हो, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, जो फेस है वो इसके प्लेन ही तो है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, ये तो हम सब लोग जानते हैं। तो ये मान लेते हैं ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, क्योंकि ये रेगुलर है इसलिए वो सेम ही आएंगे ऐसा नहीं होगा कि ओ ए बी ओ बी सी में अलग अलग आएंगे, सब में सेम ही आएंगे। ठीक है, तो ओ ए बी का जो नॉर्मल है उसको n1 वेक्टर बोल देते हैं, वो किसके बराबर आएगा, ए क्रॉस बी के बाहर बराबर आएगा, ए क्रॉस बी आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक है, ठीक है, और ओ ए सी का जो नॉर्मल है n2 वेक्टर मान लेते हैं उसको, उसको भी आउटसाइड ही लो, इनसाइड नहीं लेना है, क्योंकि एंगल हम मतलब प्लेन्स के बीच का निकालेंगे ना, तो नॉर्मल उसको ऐसे डायरेक्शन वाइज लेना है। तो ये जैसे ए वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अभी मैंने ए क्रॉस बी लिया, वो आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है डायग्राम से देख के, तो इसको हम सी क्रॉस ए ले लेते हैं। ठीक है, अब आप जानते ही हो कि इन दोनों के बीच का हमें कॉस निकालना है, तो कॉस थीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा हमारे पास हो जाएगा n1 कैप डॉट n2 कैप। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी cos थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ सी क्रॉस ए। ठीक है, तो ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी मॉडुलस ऑफ सी क्रॉस ए, ये वाली बात बन गई हमारी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, अब पहले तो डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, मॉड ए मॉड बी साइन 60, समझ गए, और मॉड सी क्रॉस ए बी सी के बराबर होगा, क्योंकि साइड लेंथ तो सबकी सेम है, तो ये बन जाएगा ए स्केयर √3/2। ठीक है, सिमिलरली मॉड ऑफ सी क्रॉस ए बी जो होगा, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना तो इसीलिए वो वेक्टर नहीं आएगा, तो वो भी √3/2 टाइम्स ऑफ ए स्केयर आ जाएगा। ठीक है, दोनों वैल्यूज सेम आ जाएंगी। अच्छा, अब ए क्रॉस बी, अब न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं, विच इज ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस ए, ये ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि चार वेक्टर का क्रॉस और डॉट लिया हुआ है आपने,
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आपको ये पता है डॉट और क्रॉस इंटरचेंज हो जाते हैं, तो इसको मैं लिख देता हूँ ए डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस ए। पता होगा आपको ये, स्केलेटेबल प्रोडक्ट में पता था कि भाई मान लो कि मैंने सी क्रॉस ए को आर मान लिया ना, तो आर वेक्टर मान लूंगा तो ए क्रॉस बी डॉट आर बन जाएगा, तो स्केलेटेबल प्रोडक्ट बन जाएगा तीन वेक्टर का ए क्रॉस बी डॉट आर का। तो ए डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस ए आ गया हमारे पास। अब ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ए डॉट ये बन जाएगा बी डॉट ए सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी ए वेक्टर। ठीक है, बी डॉट ए सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी ए वेक्टर। तो अब ये टर्म बन गई मेरे पास ए डॉट बी इंटू ए डॉट सी माइनस ए डॉट ए इंटू बी डॉट सी। ये टर्म इसके बराबर आ गई। अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ए डॉट बी क्या होगा, मॉड ए मॉड बी, ए डॉट बी किसके बराबर होगा, मॉड ए मॉड बी और इन दोनों के बीच का एंगल 60 cos 60, तो हाफ हो जाएगा ये। ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी cos 60 विच इज हाफ, तो ये ए स्केयर बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म बन जाएगी हमारे पास ए स्केयर बाय 2। ए डॉट सी भी क्या बन जाएगा, ए स्केयर बाय 2। ठीक है, ए डॉट ए कितना हो जाएगा, ए डॉट ए तो 1 हो जाएगा, ए स्केयर हो जाएगा बस, क्योंकि ए डॉट ए में हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों के बीच का एंगल तो 0 है, तो ए स्केयर cos 0 विच इज 1 ओनली। बी डॉट सी क्या हो जाएगा, ए स्केयर बाय 2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस ए की वैल्यू आ गई। तो ये आ रहा है ए 4 टाइम्स ऑफ 1/4 माइनस 1/2, तो आ जाएगा माइनस ए 4/4। ठीक है, तो हमारा जो न्यूमरेटर है, अब cos थीटा का जो न्यूमरेटर है वो आ रहा है माइनस ए 4/4, और जो डिनोमिनेटर है वो देख लेते हैं, वो आ रहा है ए स्केयर रूट 3/2। तो रूट 3/2 टाइम्स ऑफ ए स्केयर इंटू रूट 3/2 टाइम्स ऑफ ए स्केयर। तो ए स्केयर ए स्केयर कट जाएगा, -1/4 इंटू 4/3 आ गया, तो ये -1/3 आ गया, क्योंकि हमने आउटवर्ड लिए थे इसलिए वो -1/3 आ रहा है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर एक्यूट एंगल हम देखेंगे तो हमारा cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1/3। क्लियर हो गया। तो अब ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये हमें ध्यान में रखने हैं। यहां तक सबको क्लियर है तो ऑल क्लियर कर दो एक बार। तो ये यहाँ पे टीट्राहेड्रन या टेट्राहेड्रन जो भी आप बोलना चाहो, ये हमारा खत्म हो जाता है। इसके क्वेश्चंस करेंगे अभी। इस पे क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, एक तो वॉल्यूम पे बनता है 1/6 ABC, बाकी इसके क्वेश्चन जो है ना मैंने आपको फॉर्मूलों में ही कन्वर्ट करके बता दिए हैं वो। तो इसमें यही क्वेश्चन बनेगा, फाइंड द एंगल बिटवीन टू फेसेस, एंगल बिटवीन एडजेंट फेस, ठीक है, हाइट ऑफ द टीट्राहेड्रन, ये सब बनेगा और वो हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्फीयर। अब जिसको सर्कल आता है उसको स्फीयर बहुत आसान लगेगा, जिसको सर्कल नहीं आता है उसको स्फीयर थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। तो सर्कल आना चाहिए आपको, जो सर्कल का जैसा इक्वेशन वगैरह रहता है सेम स्फीयर का ही रहता है, क्योंकि सर्कल को 3D में ले जाओगे तो स्फीयर बन जाएगा, सिंपल सी कहानी है। ठीक है, तो करते हैं। तो स्फीयर की सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, सबको क्लियर हो गया ना। किसी को कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक, काफी बच्चे ऑल क्लियर नहीं कर रहे हैं। भाई जिसको समझ आ गया वो सब ऑल क्लियर करो। ठीक है, चलो अब स्फीयर पे आ जाओ। अब ध्यान देना, ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। तो स्फीयर क्या होगा, अब आप जैसे हम वहां पे क्या करते थे सर्कल में, आपको याद होगा एक पॉइंट है, वो एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे मूव कर रहा है इन 2 डायमेंशन। तो द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves at a constant distance from a fixed point is known as circle in 2 dimension। अगर ये डेफिनेशन मैं 3D में ले जाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा, एक पॉइंट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस में मूव कर रहा है इन अ स्पेस इन 3D, तो वो क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी वेक्टर फॉर्म लिखते हैं।
वेक्टर फॉर्म में क्या है, जैसे मान लो ये मेरा ए वेक्टर है, ये फिक्स पॉइंट है आपका, और ये आपका आर वेक्टर है जो लोकस वाला पॉइंट है, ठीक है। ये वेक्टर, ये जो पॉइंट है, जो आर वेक्टर है, वो ए वेक्टर से हमेशा एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, से मान लो कैपिटल आर। तो कैपिटल आर इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कैपिटल आर इज अ कांस्टेंट पॉजिटिव रियल वैल्यू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका अगर आप लोकस देखोगे तो ये पॉइंट हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस आर पे मूव करेगा, तो ये ऐसे मूव करेगा, इधर से भी ऐसे मूव कर सकता है, समझ गया ना। तो वो क्या बनेगा, एक स्फीयर सा बन जाएगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस कहीं से भी अगर आप लोगे तो वो कैपिटल आर आएगा, इधर से भी लोगे तो कैपिटल आर आएगा। और किस में आप देख रहे हो, आप 3D में देख रहे हो। तो इसका हम लोकस कैसे लिखते हैं, हम इसका लिखते हैं आर माइनस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैपिटल आर के बराबर होगा। समझ आ रहे हैं। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, कैपिटल आर के बराबर होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, आर माइनस ए वेक्टर आपका वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, इसमें मॉड लगा दोगे, वो आर के बराबर कर दिया तो ये लोकस आ जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन वेक्टर फॉर्म। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब इसको कार्टेशियन में लेके जाना है, तो कार्टेशियन में लेके जाएंगे, क्या करेंगे, एक्स वाई जेड डाल देंगे इसमें। कार्टेशियन में क्या करोगे, आर वेक्टर को मान लो एक्स वाई जेड, मतलब आर वेक्टर आपका हो गया एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। अब जो आपका ए वेक्टर है उसको आप क्या मान लो, एक्स वन वाई वन जेड वन, वो आपका सेंटर हो गया। बेसिकली क्या है, इस इक्वेशन में ए वेक्टर इज सेंटर एंड कैपिटल आर इज रेडियस। तो देखने भी हमें समझ आ रहा है, और स्फीयर, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी अब हम करेंगे, क्या लिख देंगे, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। समझ गए ना, डिस्टेंस फॉर्मूला तो हो गया अब। तो अगर आर वेक्टर आपका एक्स वाई जेड है और ये एक्स वन वाई वन जेड वन है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, जेड माइनस जेड वन का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन हो गई इसकी। इसको थोड़ा सा अगर आप और सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये जनरल इक्वेशन बन जाएगी, जैसे सर्कल में होता था। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx। अब जैसे वहां पे आता था, वहां पे क्या आती थी, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे z भी आ जाएगा, तो एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस d इक्वल टू 0। तो ये हमने क्या मान लिया, अपना जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर मान ली। इसका अब जो सेंटर आएगा वो किसके बराबर आएगा, माइनस जी माइनस एफ माइनस एच, ये इसका सेंटर हो गया। रेडियस जो आएगा सेम उसी तरीके का है बेटा। अब कंपेयर करके डिराइव कैसे होगा, इसको कंपेयर करना है बस इसके साथ, बहुत इजी सी बात है। जी स्केयर प्लस एफ स्केयर प्लस एच स्केयर माइनस टी, समझ गए, वहां पे क्या आता था, अंडर रूट ऑफ जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया जो भी मैंने बताया, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई स्फीयर की वेक्टर फॉर्म है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैपिटल आर के बराबर होता है। कार्टेशियन फॉर्म है, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड वन का होल स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। इसमें सेंटर, इसमें आपका जो सेंटर है वो क्या है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे ना, एक्स वन वाई वन जेड वन होगा, और रेडियस जो होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर इज कैपिटल आर, ठीक है। उसी को फिर हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिख दी। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी। ऑल क्लियर करते रहो जल्दी जल्दी। अब इसकी आती है डायमेट्रिक फॉर्म, वो भी बड़ी इजी सी है। डायमेट्रिक फॉर्म में क्या होगा, डायमीटर के एंड पॉइंट दे देंगे आपको,
ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे मान लो ये डायमीटर के एंड पॉइंट दे दिए, ये इसका सेंटर है, ये ए वेक्टर दे दिया और ये आपको बी वेक्टर दे दिया। तो ए एंड बी आर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। तो हमें मान लेते हैं ये हमारा आर वेक्टर है, हमें इसका लोकस निकालना है। तो अगर स्फीयर होगा चाहे कुछ भी होगा, अगर सर्कल भी होता है या स्फीयर भी होता है, स्फीयर में बस यही होगा कि 3 डायमेंशन आ जाएंगे। तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इसकी डायमीटर की फॉर्म कैसे आएगी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। बड़े सिंपल सा है ये तो, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी हमारे पास, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू 0। समझ आ गया, x माइनस एक्स वन। अब r माइनस ए को आप क्या लिखोगे, एक्स वाई जेड, और a को लिखोगे x1, ठीक है, बी को लिखोगे ए को लिखोगे x1 y1 z1 और बी को लिखोगे x2 y2 z2। तो इस पॉइंट को हमने मान लिया x1 y1 z1, इस पॉइंट को मैंने मान लिया x2 y2 z2 और इसको मान लिया x y z। तो समझ आ रहा है आपको। तो डायमीट्रिक फॉर्म बन गई x माइनस एक्स वन, समझ आ रहा है ना सबको, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू जेड माइनस जेड टू इक्वल टू 0। अगर आपको सर्कल याद आ रहा हो, उसकी डायमीट्रिक फॉर्म क्या होती थी, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू। बस इसमें क्या होगा, 3 डायमेंशन में आ जाएगा। ठीक है, एक और फॉर्म लिख सकते हैं हम, ये डायमीट्रिक फॉर्म थी, एक इसकी पाइथागोरस वाली फॉर्म थी। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। तो ये हमारी पाइथागोरस वाली फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ, देखो कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भी। चलो, तो ये भाई स्फीयर की थोड़ी सी थ्योरी हो गई, बड़ी सिंपल सी है। इसमें भी एक वेक्टर फॉर्म है, एक कार्टेशियन फॉर्म है, एक जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर है और एक डायमेट्रिक फॉर्म है। बस अब हमें इसके क्वेश्चन करने हैं, तो अभी जल्दी से खत्म करते हैं इसको। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम 40। अब हम आ रहे हैं प्रॉब्लम 41 पे। बड़े इजी से क्वेश्चन है, तो ध्यान से करना, ठीक है, हो जाएंगे सारे। फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्कुलर सेक्शन in which the sphere, find the radius and center of a circular section in which the sphere mod r is equal to 5 is, ये sphere की क्वेश्चन है, mod r is equal to 5 is cut by the plane x plus y plus z is equal to 3√3। मतलब होगा क्या, एक स्फेयर है, उसको एक प्लेन कट कर रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा है कि जैसे एक स्फेयर मान लेते हैं, ये हमारा एक स्फेयर है, ठीक है, इसको एक प्लेन कट कर रहा है, तो ये प्लेन ने इसको कट किया। ठीक है, अब ये जब प्लेन इसको कट करेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर एक सर्कुलर, अब इसका सेक्शन बन जाएगा ना, तो एक यहाँ पे एक सर्कुलर सेक्शन सा बन रहा है, ये वाला। अब वो ये जो सर्कुलर सेक्शन बन रहा है, इस सर्कुलर सेक्शन के लिए वो आपको कह रहा है कि भाई रेडियस और सेंटर निकालो इसका। तो ये जो सर्कुलर सेक्शन बन रहा है, इसका रेडियस और सेंटर निकालने को वो हमें बोल रहा है। समझ गए, जो रेड से बना रखा है। तो ये वाला जो, ये एक सर्कुलर सेक्शन सा कट करेगा, तो ये प्लेन स्फीयर को काटने पर बीच में से अगर आप चॉप करते हो तो एक सर्कुलर सेक्शन सा देगा, उसका सेंटर और रेडियस हमें निकालना है। करो एक बार ट्राई करो, देखो आसान से ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है।
बन रही बात किसी की? अभी पता नहीं क्या कैसे हो यार, तुम लोग से हो नहीं रहा है। देखो, फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन इन विच द स्फीयर मॉड आर इज इक्वल टू 5। ठीक है, मॉड आर इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या हो गया? जो स्फीयर की इक्वेशन है वो आ रही है, क्या आएगी? मॉड आर क्या होता है? अंडर रूट ऑफ मॉड आर हो गया ना, तो मतलब क्या हो गया? आर क्या होता है? एक्स वाई जेड। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब मैं अंडर रूट हटा देता हूँ यहाँ से, तो इक्वल टू 25 लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरा स्फीयर का इक्वेशन हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा स्फीयर है उसका सेंटर है 0 0 0 और उसका रेडियस कितना है 5, तो ये रेडियस उसका 5 हो गया। ठीक है, नाउ दिस इज कट बाय द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 √3। अब इसको ऐसे विजुअलाइज करो जैसे सर्कल और लाइन होता था। आप इसका फ्रंट व्यू देखोगे तो आपको ऐसे तो दिखेगा, एक सर्कल है और एक लाइन है। ठीक है, तो ये आपको रेडियस 5 दिख रहा है। ठीक है, अब आप क्या करो, यहां से इसके ऊपर जब तुम परपेंडिकुलर गिराओगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। परपेंडिकुलर जब तुम गिराओगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा ना बेटा, पॉइंट पी या पॉइंट सी बोल देते हैं इसको। ये सेंटर ऑफ दी सेक्शन हो गया। इस प्लेन की क्वेश्चन क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 √3। तो ये ओसी निकालना तो बहुत ही आसान है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो ओसी किसके बराबर आ जाएगा? ओसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके ऊपर, तो क्या आ जाएगा? 0 + 0 + 0 -3 √3 का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 + 1 + 1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला 3 √3/√3 कितना हो गया? 3 हो गया। ये वाली वैल्यू हमारी ओसी कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, तो ओसी 3 आ गया। अब हमें निकालना क्या था? हमें तो ये वाला पॉइंट इसको ए सी मान लेते हैं, हमें रेडियस ऑफ सर्कुलर सेक्शन निकालना है। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर सेक्शन किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 25 - 9 पाइथागोरस से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 के बराबर। तो 4 इज द आंसर, जो सर्कुलर सेक्शन का रेडियस है। अब हमें सेंटर निकालना है। अब एक और हमारे लिए है कि भाई हमें सेंटर निकालना चाहिए। तो क्योंकि ये x प्लस वाई प्लस जेड इस प्लेन की इक्वेशन है, तो इसकी जो नॉर्मल होगी उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? 1 1 1। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ओसी निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 0 0 0 से पास कर रही है, 1 1 1 उसकी डायरेक्शन है, तो x - 0/1 इज इक्वल टू y - 0/1 इक्वल टू z - 0/1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इसके ऊपर आपको c का कोऑर्डिनेट लेना है, तो c का कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं? लैम्डा लैम्डा लैम्डा। ये देखने भी समझ आ रहा है। ठीक है, अब ये c जो है ये किस पे लाई कर रहा है? प्लेन पे लाई कर रहा है। दिस लाइज ऑन कौन से प्लेन पे? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 √3। तो क्या आ जाएगा? इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3 √3। तो लैम्डा कितना आ जाएगा? √3। तो वो जो सर्कुलर सेक्शन है उसका सेंटर ऑफ सर्कुलर सेक्शन वो कितना आ जाएगा? लैम्डा 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 था ना, √3 √3 √3। सो दिस इज द आंसर। तो रेडियस भी पता चल गया और उसका सेंटर भी पता चल गया। क्लियर है तो ऑल क्लियर करो एक बार। भाई सब लोग टाइप करो, मेरे पास शायद आपके मैसेज नहीं आ रहे हैं।
ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसा था इस क्वेश्चन में, अगर आप देखो सिंपल सा ही क्वेश्चन था कि एक स्फीयर है और एक प्लेन है, ठीक है। तो जो प्लेन है उस स्फीयर को कट कर रहा है, तो एक स्फीयर है और एक प्लेन है। तो जो प्लेन है वो स्फीयर को कट कर रहा है और वो उसके ऊपर क्या बनाएगा, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बनाएगा। तो उस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का हमें सेंटर निकालना था और हमें उसका रेडियस निकालना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले तो रेडियस हमें पता है, डायग्राम बना लिया। डायग्राम के बिना 3D करना बहुत मुश्किल है, तो हमेशा डायग्राम बना के करो। रेडियस निकाल लिया, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया प्लेन के ऊपर, विच इज ओसी। तो इस ट्राइंगल में 5 और 3 आ गया, और एसी हमारा कितना आ जाएगा, पाइथागोरस से 4 आ गया। तो भाई हमारा एसी निकल, मतलब वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का रेडियस आ गया। फिर सेंटर निकालना था, तो हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी आती है, डायरेक्शन इसकी नॉर्मल की हो जाएगी, ओसी की 111 0.000 है। तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई, ओसी की इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। सी का जनरल पॉइंट लिख लिया, लैम्डा 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 आ गया, प्लेन में सेटिस्फाई करा दिया, लैम्डा की वैल्यू आ गई, सेंटर मिल गया। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, 42 पे आते हैं। A plane passes through a fixed point. A plane passes through a fixed point ABC and cuts the coordinate axis. Find the locus of center of sphere OABC। ठीक है, एक प्लेन है जो फिक्स पॉइंट एबीसी से पास कर रहा है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी पे कट कर रहा है। तो ये वाला एबीसी और ये ऊपर वाला एबीसी अलग अलग है। हमें उस स्फीयर का लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर ओएबीसी निकालना है, वेयर ओ इज ओरिजिन। तो ओ, ए और बी और सी से पास करने वाला एक स्फीयर होगा, उसके सेंटर का हमें लोकस निकालना है। ट्राई करो एक बार।
जिसका भी आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में लिखो। देखो ऐसा है कि जैसे हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारे 3 एक्सिस हैं, ठीक है, एक हमारा ओरिजिन है ओ। तो अब हमारे पास क्या है कि एक प्लेन है जो कुछ ऐसे इसको कट करके जा रहा है, तीनों एक्सिस को कट कर रहा है वो। ठीक है, ओके। तो अब क्या होगा कि ये कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है कि एक्स एक्सेस को ए पे कट कर रहा है। ठीक है मनीष, आप कोशिश करो कि किसी एक लोकेशन से थोड़ा चेंज करके लोकेशन ज्वाइन करने की कोशिश करो। तो कोऑर्डिनेट एक्सेस को ए पे कट करो, कर रहा है, कैपिटल बी पे कट कर रहा है और कैपिटल सी पे कट कर रहा है। तो ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो ए है इसको मान लेते हैं अल्फा 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आ रहा है। बी जो है इसको मान लेते हैं 0 बीटा 0, और सी को मान लेते हैं 0 0 गामा। ठीक है। अब एक स्फीयर होगा जो कि क्या कर रहा होगा, इन चारों पॉइंट से पास कर रहा होगा, कुछ ऐसा स्फीयर होगा। समझ गए? तो ये मान लो ये स्फीयर है, थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बना है। तो तो ऐसा सिनारियो है कि एक प्लेन है जो एक्सिस को ए बी सी पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ए बी सी और ओ एक टेट्राहेड्रन बन जाएंगे बेसिकली, ठीक है, इतना तो क्लियर हो रहा है। अब जो ओ ए बी सी जो है वो टेट्राहेड्रन बन जाएंगे, तो इन टेट्राहेड्रन के चारों पॉइंट से पास करने वाला एक स्फीयर आ गया जो कि इसका सर्कम स्फीयर होगा एक्चुअली में। तो हमारे को उसके लोकस का हमें क्या करना है, उसके सेंटर का हमें लोकस निकालना है। तो वो जो स्फीयर बन रहा है उसके सेंटर का हमें लोकस निकालना है। ठीक है जी। एक चीज और बता रखिए, ये जो प्लेन है ये एबीसी से पास कर रहा है। तो अब प्लेन, क्योंकि अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा से पास कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में लिख सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स बाय अल्फा प्लस वाई बाय बीटा प्लस जेड बाय गामा इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा। ये तो क्लियर हो गया, ये तो समझ आ गया होगा। एक्स बाय अल्फा प्लस वाई बाय बीटा प्लस जेड बाय गामा इज इक्वल टू 1। ये किसकी क्वेश्चन लिख दी, प्लेन की क्वेश्चन लिख दी। अब ये प्लेन किससे पास कर रहा है, एबीसी से पास कर रहा है, तो उसको यहीं पे करा दो। ए बाय अल्फा प्लस बी बाय बीटा प्लस सी बाय गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि हमें लोकस किसका निकालना है, स्फीयर के सेंटर का। स्फीयर का जो सेंटर है उसका लोकस निकालना है। तो उसको कुछ और पॉइंट मान लेते हैं, से हमने उसको मान लिया, से पॉइंट डी मान लिया, ठीक है। तो स्फीयर की इक्वेशन मानते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर बी, क्योंकि उसके सेंटर का लोकस चाहिए। तो जनरल इक्वेशन क्या होती थी, एक्स के प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस डी इक्वल टू 0। अभी ये स्फीयर कहाँ से पास कर रहा है, एक तो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ओरिजिन इसमें सेटिस्फाई कराओगे तो क्या होगा, डी आपका 0 हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स के प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz इक्वल टू 0। अब ये फिर किससे पास कर रहा है, ये अल्फा 0 0 से पास कर रहा है, ऐसे 0 बीटा 0 से पास कर रहा है। तो अल्फा 0 0 से पास कराओगे तो अल्फा स्केयर 0 0 2g अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ना g की वैल्यू आ जाएगी, सेंटर आपका आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो हमें क्या चाहिए, अल्फा 0 तो नहीं होगा, तो अल्फा प्लस 2g इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, सेंटर होता है माइनस जी, अगर आपको याद हो। तो हमारे पास अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, -2g के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली बीटा किसके बराबर आ जाएगा, -2f, एंड गामा किसके बराबर आ जाएगा, -2h। ठीक है। तो अब देख लेते हैं। तो अब ये लोकस हमें मिल जाएगा, बस खत्म। अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a बाय -2g प्लस b बाय बीटा की जगह आ जाएगा -2f प्लस c बाय -2h इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन थे हमारे पास। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, सेंटर जो है मेरा वो क्या होगा, -g -f -h, तो उसी का तो लोकस चाहिए।
तो माइनस जी की जगह हम क्या लिख देंगे x, माइनस एफ की जगह क्या लिख देंगे y, माइनस एच की जगह क्या लिख देंगे z। ये मेरे को क्या दे देगा, लोकस ऑफ सेंटर, क्योंकि वो सेंटर है और स्फीयर के सेंटर का ही हमें लोकस निकालना है। तो हमारे पास आ जाएगा a बाय एक्स प्लस बी बाय वाई प्लस सी बाय जेड इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर होगा। देखो भाई समझ आ गया कि नहीं समझ आया? और क्लियर कर दो अगर समझ आ गया तो। देखो मैं एक बार और बता रहा हूँ, इस प्रॉब्लम में क्या था, एक प्लेन था जो इस एक्सिस को ए बी सी पे कट कर रहा था। तो उसके कोऑर्डिनेट्स को मान लिया अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा। ये प्लेन फर्दर ए कॉमा बी कॉमा सी से पास कर रहा था। ठीक है, तो ए बी सी से पास किया वो। तो हमने क्या किया, पहले प्लेन की इक्वेशन लिख दी, एक्स बाय अल्फा प्लस वाई बाय बीटा प्लस जेड बाय गामा इज इक्वल टू 1। वो एबीसी से पास कर रहा था, वो सेटिस्फाई करा दिया उसमें। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या हुआ, हमें इन चारों पॉइंट से ए बी सी और ओरिजिन से पास करने वाले स्फीयर के सेंटर का लोकस चाहिए था। तो फिर मैंने स्फीयर की जनरल इक्वेशन मान ली, उसमें ये पॉइंट सेटिस्फाई करा दिए, तो उसका सेंटर इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा आ गया। ठीक है। अब प्लेन में क्योंकि एबीसी सेटिस्फाई कर रहा था, तो प्लेन में एबीसी सेटिस्फाई किया। अब अल्फा बीटा गामा में हम सेंटर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, अल्फा इज -2g वो लिख दिया, बीटा इज -2f, गामा इज -2h। अब लोकस किसका चाहिए, -g -f -h का तो चाहिए। तो जिस पॉइंट का लोकस चाहिए होता है उसको आप एक्स वाई जेड मानते हो, तो मान के हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, लोकस निकाल लिया मतलब। तो प्रॉब्लम 42 हो गया। नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम 43 पे। अब ये सॉल्व करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा for which the plane जिसको सर्कल और स्ट्रेट लाइन वगैरह अच्छे से आता है उसको ये बहुत आसान लगेगा, क्योंकि एकदम डायग्राम बना के तो हो जा रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द प्लेन टचेस द स्फीयर। ठीक है, तो ये स्फीयर की इक्वेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस प्लेन टचेस द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2x -2y -2z -6 0। बड़े आसान क्वेश्चन है, करो एक बार ट्राई, आंसर बताओ इसका। आंसर इसका भी आंसर आ जाना चाहिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है।
देखो चलो मैं बताता हूँ अब क्या है। आंसर भी देखते हैं, चेक करते हैं इसका क्या आता है। आपके पास इस स्फीयर का सेंटर कितना है, 1,1,1। देखने में समझ आ रहा है, नेगेटिव हाफ करते थे, ठीक है। तो और रेडियस कितना आ रहा है, g² + f² + h² - d। तो ये 3 के बराबर आ रहा है। तो अब वो कह रहा है कि ये जो प्लेन है ये स्फीयर को टच करेगा। तो इस प्लेन के सेंटर से इस स्फीयर के सेंटर से इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बस ये करना है आपको। ठीक है, तो अब कैलकुलेट करो क्या आंसर आएगा अपने पास। 1 + 1 + 1 -√3 लैम्डा मैग्नीट्यूड √3 आ गया ना। 1 + 1 + 1 इसमें पुट करेंगे ना, सेंटर जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते थे, -√3 लैम्डा डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू 3। तो आ जाएगा 3 - √3 लैम्डा इज इक्वल टू 3 √3। तो बन जाएगा 3 - √3 लैम्डा या तो 3 √3 के बराबर होगा, या 3 - √3 लैम्डा -3 √3 के बराबर होगा। ठीक है, तो हाँ, तो लैम्डा की वैल्यू आ जा रही है, ये उधर जाएगा तो √3 + 3 आ जा रहा है, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू आ जा रही है, ये उधर जाएगा तो √3 - 3। तो दो वैल्यू आ जा रही है, √3 + 3 और √3 - 3। ठीक है, हाँ वैभव सही है तुम्हारा आंसर। समझ आ गया सबको। तो दो आंसर आ गए इसके। दो तरफ आ सकते हैं ना प्लेन, देखने पे भी तो समझ आता है। जैसे सर्कल में नहीं होता दो टेंजेंट बन सकती हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब प्रॉब्लम 44 करो। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस ही तो करना था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर which touches the plane at point 1 - 2 1 and cuts the sphere सर्कल से रिलेट करके करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर व्हिच टचेस द प्लेन दिस एट 1 - 2 1 एंड कट्स द स्फीयर ऑर्थोगोनली। तो एक स्फीयर है जो इस प्लेन को इस पॉइंट पे टच कर रहा है और एक स्फीयर को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन निकालनी है। करो, ट्राई करो इसको भी।
तो ऐसा है इस क्वेश्चन में कि जैसे एक प्लेन है हमारे पास, ठीक है, तो उसको लाइन की तरह बना रहा हूं मैं अभी, ठीक है। ऐसा करते हैं थोड़ा, ये मान लो ये प्लेन है हमारा, तो इस प्लेन की क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके ऊपर एक पॉइंट आ रहा है 1 माइनस 2 1, इसको सेटिस्फाई करा के भी चेक कर सकते हो। 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, तो प्लस 2 0 हो जाएगा, ठीक। तो अब एक स्फीयर है, तो वो इस प्लेन को ऐसे टच कर रहा है, ये जो डॉटेड स्फीयर बना रहा हूँ इसी की इक्वेशन निकालनी है मुझे, ठीक है। किस पॉइंट पे टच कर रहा है, इसी पॉइंट पे 1 माइनस 2 1 पे। द इक्वेशन ऑफ स्फीयर टचेस द प्लेन एट दिस पॉइंट एंड कट्स दिस स्फीयर। अब एक और स्फीयर है, उसको वो ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, ठीक है। तो क्या कंडीशन लगाओगे, वही। अब चलो मैं बता देता हूँ आपको। अब जैसे वहां पे करते थे ना, सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन करना है, जैसे स्ट्रेट लाइन में सर्कल में करते थे। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 2 का होल स्क्वायर, पॉइंट सर्कल मान लिया, z माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये मान लिया 3x प्लस 2y माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये मैंने मान लिया s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0, ये मैंने s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, वेयर s इज अ पॉइंट सर्कल, पॉइंट स्फीयर सॉरी, और l इज अ प्लेन, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये जो है इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है। और ये जो स्फीयर है और ये जो स्फीयर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके साथ आपका ये आएगा 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 प्लस 2h1 h2 इक्वल टू d1 प्लस d2। ये जब आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, सेम वैसे जहाँ जैसे वहां पे करते हैं, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लगाती ना ये। वहां पे क्या होती थी, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। तो वो जो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी, उसको जब फाइनली आंसर निकालोगे, तो मैं आंसर लिख देता हूँ, ये कैलकुलेशंस करना आप खुद से। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10y माइनस 5z प्लस 12 इक्वल टू 0, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप चेक कर लेना, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। हमने क्या किया, s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0 लिखा, जैसे हम सर्कल में करते थे, ठीक है। तो वो s पॉइंट सर्कल ले लिया, और l जो है वो हमने प्लेन ले लिया, फिर 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 प्लस 2h1 h2 इक्वल टू d1 प्लस d2 कर दिया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। एक क्लास, कल की क्लास में हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स और आपके कुछ डाउट्स लेंगे। आपके जो भी डाउट्स है ना मॉड्यूल वगैरह के, मुझे सेंड कर देना। तो कल की क्लास में हम इसके कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स और इसके डाउट्स कवर अप करेंगे। और परसों से, आज अपना हो गया है थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को अगर पॉसिबल हुआ मैं क्लास लेके प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दूंगा। फ्राइडे से स्टार्ट हो जाएगा ना, कल का तो हमारा है बस 3D का, तो फ्राइडे से ही हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारी ऑलमोस्ट 12th खत्म हो जाएगी, कुछ छोटे मोटे टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह वो वाले टॉपिक्स रह जाएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। कुछ प्रॉब्लम आती है मुझे कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, ठीक है। कल मिलते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस में थोड़ी इसीलिए नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि अब वो 11th का एक एक्स्ट्रा बैच स्टार्ट हो गया, तो इसीलिए अभी वैसे कोर्स सही स्पीड पे चल रहा है, तो आप बस अपना होमवर्क करते रहें टाइम टू टाइम, ठीक है। फिर देखेंगे बीच में अगर लगेगा तो।